हेलो एंड वेलकम। जैसा कि सबको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने एवोगैड्रोज लॉ सीखा था और केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने मास वगैरह फाइंड किया था। आज हमारे मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जहाँ पे हम लोग बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एम्पेरिकल फार्मूला। और वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यू टर्म बताना चाहता हूँ। उस न्यू टर्म का नाम है रिलेटिव वेपर डेंसिटी, या सिंपली आप इसको वेपर डेंसिटी भी बोल सकते हो। इसको मैं शॉर्ट में RVD या सिंपली VD लिखूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल फार्मूला भी दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ उसी से। ये आपका होता है रेशियो, ये होता है मास का रेशियो। कैसे मास का रेशियो होता है आप वो समझो। हमने लिखा है कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ गैस ऑफ वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ सेम वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सर्टेन गैस है, कोई भी गैस है, वो आपका ऑक्सीजन या आपका कुछ भी ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी गैस हो सकता है। तो आपके पास कोई एक गैस है और उसका कुछ सर्टेन वॉल्यूम है। अब उस सर्टेन वॉल्यूम के गैस का कुछ मास होगा ना। हाँ बिल्कुल, तो हमने मान लिया कि वो मास कुछ ऐसा, उसका mg लिखा हमने, mg फॉर मास ऑफ गैस पर सर्टेन वॉल्यूम। तो आपको इसको करना है डिवाइड सेम वॉल्यूम का, मतलब कि आपने जितना गैस का वॉल्यूम लिया है आपको उतना ही वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस लेना होगा, और उस हाइड्रोजन गैस का जितना मास होगा ना आपको उससे डिवाइड कर देना होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया है तो उसका कुछ मास होगा। अब आपको 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास भी लेना होगा और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले मास में आप इसको हाइड्रोजन वाले मास से कर दो डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, यहाँ पे आपको एक कंडीशन और भी ध्यान रखना होगा कि इसके लिए आपका दोनों गैस जो है, दोनों गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका हाइड्रोजन गैस है ना, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए। ये जो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला आता है वो एवोगैड्रोज लॉ से ही आता है, तो इसलिए आपका गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होने चाहिए। और इस वेपर डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को मानते हैं रेफरेंस, तो वहां से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। और वहां से जो अपने काम का जो आने वाला है रिलेशन, देखो वो क्या है, वो आता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू उस गैस का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2, उस गैस का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2। ये टर्म मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। और अगर आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी पता है तो आप उस गैस का मोलिकुलर मास या आप उसके 1 मोलिक्यूल का मास फाइंड कर सकते हो। और वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कोई गैस है, उस गैस का उस गैस का वेपर डेंसिटी x है। कितना है उस गैस का वेपर डेंसिटी x है। तो उस गैस का एक मोलिक्यूल का मास, उस गैस के एक मोलिक्यूल के मास कितना होने वाला है, उसका होने वाला है 2x। कितना होगा 2x, और आप यहाँ पे ऐड कर देना AMU। ठीक है ना, ये जो आपका वेपर डेंसिटी है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो आपका होता है यूनिट लेस। लेकिन आपको अगर मास फाइंड करना है तो आपको वहाँ पे यूनिट ऐड करना होगा। तो अगर आप मोलिक्यूल का मास फाइंड कर रहे हो तो उसमें आप AMU से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सी कहानी है आपका, ठीक है ना। चलो आप इसको ध्यान रखना कि कैसे हम लोग वेपर डेंसिटी से मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। अब अपना आज का टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। हमने इससे पहले क्या सीखा है, हमने इससे पहले सीखा है मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन ये एक नया है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिव्स simplest whole number ratio between the number of atoms of elements present in the molecule। ये आप लोग एक बार रीड करो फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये हो ना कि एम्पेरिकल फार्मूला आपको किसी एक कंपाउंड में या किसी एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स के बीच का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मीथेन गैस है। क्या मेरे पास मीथेन गैस है। ओके सर, अब इसमें क्या है, इसमें मेरा मेन एलिमेंट कार्बन है और हाइड्रोजन है। और हमने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है आपका 1 है, और ये जो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 4। अब मैं आपसे पूछूं कि इनका रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो आपका आंसर होगा 1:4।
क्या होगा आंसर? आपका आंसर होगा 1:4। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपका सिंपलेस्ट, ये क्या है, ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो ही है, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि मीथेन का यही आपका क्या होगा, मीथेन का CH4 होता है मोलिकुलर फार्मूला, और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी हो जाएगा, क्योंकि आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। यहाँ से हमने क्या सीखा कि मीथेन का जो होता है मोलिकुलर फार्मूला, वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है। लेकिन मैं इसको समझाने के लिए कुछ और भी आपको लेता हूँ अच्छा सा एग्जाम्पल, जहाँ से आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलो, मैंने लिया है एक कंपाउंड C2H4। C2H4 का नाम होता है इथीन। आपको ये आगे स्टडी करना है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ध्यान से देखो तो C2H4 ये इसका हुआ मोलिकुलर फार्मूला, मतलब कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथीन इज C2H4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, इस इथीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन में कितना है, कार्बन के 2 एटम्स हैं, और ये जो आपका हाइड्रोजन है उसका 4 एटम्स हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन और हाइड्रोजन के अगर मैं सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो का बात करूं तो वो 2:4 नहीं है, वो 2:4 नहीं है। हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो देखो तो आप 2:4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप 1:2 लिख सकते हो, आप 1:2 लिख सकते हो। मतलब कि इस इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच का जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, वो आपका हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 1:2। इसका मतलब कि इस इथीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आने वाला है ना, वो आपका आएगा CH2। क्या आएगा? वो आपका आएगा CH2। देखिए तो यहाँ क्या हुआ कि इथीन का मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम नहीं है, ये आपका हो गया डिफरेंट। कैसे किया हमने? तो पहले हमने चेक किया कि उनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, फिर मैंने चेक किया उनके रेशियो के बारे में, और हमने देखा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये और भी सिंपल हो सकते हैं। तो मैंने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया और फिर लिख दिया। तो ये आपका हो गया इथीन का एम्पेरिकल फार्मूला। सबको याद रहेगा ना, ये आपका हो गया इथीन का एम्पेरिकल फार्मूला। हमने क्या किया, इसमें से जो कॉमन था, या आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो भी आपका कॉमन होगा आप उसको हटा दो। यही ना, जैसे मान लो कि C2H4 था, C2H4, तो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने 2 था कॉमन, तो हमने 2 लेके कर दिया कैंसल आउट, तो आपका बच गया CH2। तो CH2 इज द एम्पेरिकल फार्मूला। पक्का ना? अब जल्दी से आप इसके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आप लोग करो। आप लोग बताओ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ C6H12O6, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ग्लूकोज। आपको इसका बताना है एम्पेरिकल फार्मूला। जल्दी से सब लोग इसको ट्राई करो। सबने सॉल्व किया? आंसर क्या आया? देखो तो इसमें 6 है ना कॉमन, इसमें 6 कॉमन है, तो मैंने उसको लेके हटा दूंगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा CH2O। CH2O इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ, बोलो, ग्लूकोज। चलो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैंने बोला कि राइट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। जल्दी से आप लोग इसको लिखो। सबने सॉल्व किया ना? देखो मैं इसको करता हूँ सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे कार्बन के 2 एटम थे, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 आपका सब में कॉमन था ना, तो मतलब ये CH2O इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बोलो एसिटिक एसिड। सबको समझ में आया ना कैसे मेरे को सॉल्व करना है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बात और मैं आपसे पूछूं, ये है मोलिकुलर फार्मूला, ये क्या है? ये है मोलिकुलर फार्मूला। हाँ बिल्कुल सर, ये है मोलिकुलर फार्मूला, और ये है एम्पेरिकल फार्मूला। अब ध्यान से देखो तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा ना। चलो सब लोग फाइंड करो तो मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो तो इसमें क्या है, इसमें 2 था एटम ऑफ कार्बन, हो जाएगा 24, प्लस 4 था हाइड्रोजन तो प्लस 4, और 2 था आपका ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 32। जब आप इसको करोगे ऐड तो आपका आ जाएगा 56 प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 60। तो 60 इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटिक, सॉरी 60 इज द मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपका हो गया, लिखो यहाँ पे।
ये हो गया मोलिकुलर मास। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एम्पिरिकल मास ऑफ एसिटिक एसिड, तो बोलो कितना होगा। देखो तो अभी इसमें क्या है कि इन एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बन का सिर्फ एक एटम था, तो मैंने लिखा 12 प्लस 2 तक इसका हाइड्रोजन का +2 एंड +16। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30। कितना आ गया आपका, देखो ये आ गया एम्पिरिकल मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 30 एंड मोलिकुलर मास इज 60। पक्का ना? ओके सर, हाँ बिल्कुल। देखिए तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि एम्पिरिकल मास, देखो आप लोग ध्यान से, एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे एन क्या होता है, एन वो नंबर होता है जो आपने कॉमन लेके काटा है, जो आपने नंबर कॉमन लेके काटा था ना, वही आपका एन होता है। तो ध्यान से देखो तो इन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड मैंने 2 लिया था कॉमन ना, तो एम्पेरिकल मास भी क्या हो गया, उसका हाफ हो गया है, मतलब कि मोलिकुलर मास 60 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो उसका एम्पेरिकल मास 30 आ गया है। तो ये आप लोग याद रखना कि एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एन। एन वो नंबर होता है जो हमने कॉमन लेके काटा है, ठीक है। तो आपको अगर, देखिए हम लोग कहाँ इसका यूज करेंगे, एक्चुअल में जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे हम लोग फाइंड करेंगे पहले एम्पेरिकल फार्मूला, और वहां से हमसे पूछता है मोलिकुलर फार्मूला। तो आपको अगर एम्पेरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला में जाना है तो मतलब कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला में वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपने काटा है। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए ना हम लोग एम्पेरिकल मास और मोलिकुलर मास का सहायता लेंगे। वहां से हम लोग एन फाइंड कर लेंगे और फिर उस एम्पेरिकल फार्मूला में एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ना? मतलब कि मोलिकुलर फार्मूला से जब हम एन काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको मिलता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में जब वो नंबर या एन हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको मिलेगा मोलिकुलर फार्मूला। समझ में आया? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर जो आपका नेक्स्ट मेन जो टॉपिक है, एक और तरीका हमको फाइंड करने का एम्पेरिकल फार्मूला, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो इस टॉपिक से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने वो अभी आपको वो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, टॉपिक दिया है मैंने कि फाइंडिंग ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला व्हेन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन। देखिए तो अभी हमने जो सीखा था एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना, उसने मेरे को मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ था और वहां से मैंने कुछ नंबर कॉमन लेके हमने फाइंड किया था क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मेनली, इसमें आपको ना उस उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिए रहेंगे कि ये गैस, कि ये जो था एलिमेंट ये इतना परसेंट था, कोई जो और एलिमेंट था वो इतना परसेंट है, और उस परसेंटेज कंपोजिशन को देख के आपको उसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको फाइंड करना होगा। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना, वो समझाने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया है, मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन आपका आईसीएसई 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। और हमको क्या बोला है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का 75.92% है, हाइड्रोजन उसमें 6.32% है और नाइट्रोजन उसमें 17.76% है उस कंपाउंड में बाई मास। ओके, और हमको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है कंपाउंड का 39.5, और यहाँ पे आपको जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास भी हमको दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहला अपना काम वही होता है एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना। आपको जब एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा तब आप फाइंड करना मोलिकुलर फार्मूला। समझ में आया ना? तो सबसे पहला अपना काम क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना। तो सीखो आप लोग पहले कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले आप एक ड्रॉ करना टेबल। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है टेबल, सब लोग ऐसा टेबल करेंगे ड्रॉ। इस टेबल में आपको 5 कॉलम बनाने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। कॉलम 1 में आपको लिखना है एलिमेंट, जैसे कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, कौन सा है आपका, वो आपको लिखना होगा एलिमेंट।
सेकेंड जो आपका है कॉलम, उसमें आपको लिखना होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, उसका कितना परसेंटेज कंपोजिशन था। ठीक है, आपको थर्ड कॉलम में उसका एटॉमिक मास लिखना है एलिमेंट का, तो मैंने लिखा है एटॉमिक मास। उसके बाद आपको फोर्थ कॉलम में लिखना है एटॉमिक रेशियो, ये क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा, व्हाट इज एटॉमिक रेशियो। और लास्ट में आपको लिखना है सिंपलेस्ट रेशियो, लास्ट कॉलम में आपका होगा सिंपलेस्ट रेशियो। पक्का? चलिए, तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तो आपको पहले 5 कॉलम ऐसे सब में सारे क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करने होंगे। अब देखिए मैंने कॉलम ये टेबल बना लिया और अब आपको लिखना है एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कार्बन एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, इसका कितना था, इसका था 75.92, मैंने लिख दिया। इसका एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है 12। नेक्स्ट हमने क्या लिया, नेक्स्ट हमने ले लिया हाइड्रोजन, इसका हमको दिया है 6.32, मैंने लिख लिया। इसका एटॉमिक मास हमको 1 दिया है, मैंने वो भी लिख लिया। थर्ड आपका है नाइट्रोजन, उसका दिया है 17.67, सॉरी 17.76 और इसका हमको मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया है 14। ये हमने सबका जो मेरे को नॉन वैल्यू था हमने लिख लिया। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में और क्या चेंजेस, कैसे इसमें क्वेश्चन में हम लोग और कुछ चेंजेस कर सकते थे। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसा ही रहता कि एक राइट डाउन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ही दिया रहता, आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं देता। तो सिंपल सा मेरे को एक कहानी पता है क्या, कि तीनों का जो परसेंटेज होगा वो मिला के होता 100%। तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करते, फिर 100 में से इसको कर देते माइनस, तो हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज मिल जाता। तो इसमें ऐसा और चेंजेस बन सकता है आपका कि किसी भी एक एलिमेंट का आपको परसेंटेज नहीं देगा। तो आप जो भी और जो एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए होंगे उनको आप ऐड करना, फिर 100 में से उसको माइनस कर देना, तो आपका जो रिमेनिंग एलिमेंट था उसका परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ये सब लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेशियो का। देखो एटॉमिक रेशियो क्या होता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, यहां से आपको मिलेगा एटॉमिक रेशियो। मतलब कि हमको अगर इस केस में फाइंड करना होगा एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, तो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 75.92 डिवाइडेड बाय 12। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, क्योंकि आपका पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जल्दी से सब लोग इसको सॉल्व करो। ये आपका आएगा 6.32, मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉल्व करके। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है किसका, हाइड्रोजन का, तो उसका हो जाएगा 6.32 डिवाइडेड बाई 1, तो देखो तो आपका 6.32 ही आएगा। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है किसका, नाइट्रोजन का, तो हो जाएगा 17.76 डिवाइडेड बाई 14। ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपका आ गया है 1.27, ये आपका आ गया है 1.27। ठीक है ना, तो ये हमने फाइंड कर लिया है एटॉमिक रेशियो। अब लास्ट अपना काम क्या है, तो फाइंड करना सिंपलेस्ट रेशियो। देखो कैसे फाइंड करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, ये आपको जितने भी एटॉमिक रेशियो मिले हैं इनमें से आप सबसे छोटा वाला वैल्यू को चुनना। तो देखो तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1.27, तो हमने उसको लिया 1.27 से। अब ये जितने भी एटॉमिक रेशियो थे उन सब में से मैं इस 1.27 से कर दूंगा डिवाइड, मतलब 6.32 डिवाइडेड बाई 1.27, फिर से आपका 6.32 डिवाइडेड बाई 1.27, फिर से आपका 1.27 बाई 1.27, और ये डिवाइड करने के बाद आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है, आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर आपको यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 5, आपको यहाँ मिल जाएगा 1। ठीक है ना, हमको लेना था नियरेस्ट इंटीजर। अब ये जो आपको सिंपलेस्ट जो मिल रहा है ना रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, यही आपको देगा एम्पेरिकल फार्मूला में नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कितना आने वाला है, देखो C5H5 और यहाँ पे N, ये आपका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड C5H5N।
देखो कोई गलती से ऐसा 5c मत लिख देना कि 5c इंटू 5h, ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये अपने सफिक्स में रहेगा नंबर ऑफ आइटम। C5H5N इज द एम्पेरिकल फार्मूला। ये हमने फाइंड किया एम्पेरिकल फार्मूला, पहला पार्ट का आंसर हमारा आ गया। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमको मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना था, हमको मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। तो अब आप एक बात बताओ कि एम्पेरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने जो नंबर कॉमन लेके काटा था उससे मेरे को एम्पेरिकल फार्मूला में करना होगा मल्टीप्लाई, यही ना। मतलब कि हम लिखेंगे मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, और यहाँ पे हम लोग एन से, जो एन हमने कॉमन लेके काटा था उससे वहां से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। अब हमको फाइंड करना होगा एन, अब हमको फाइंड करना होगा एन। अब सोचो कि हम लोग एन कैसे फाइंड करेंगे। तो एन क्या होता है बोलो सब लोग, एन होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल मास, डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल मास। अब ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में हमको मोलिकुलर मास तो नहीं दिया था, लेकिन हमको एम्पिरिकल मास, सॉरी, इस क्वेश्चन में मेरे को मोलिकुलर मास तो नहीं दिया, लेकिन उसका मेरे को वेपर डेंसिटी दिया है। क्या दिया है मेरे को, वेपर डेंसिटी, और कितना है वो आपका है 39.5। और हमने आपको क्या बताया था कि मोलिकुलर मास इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ना। मतलब ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका 2 इंटू 39.5, मतलब 79 उसका हो जाएगा मोलिकुलर मास, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे इसका यूज करो। तो ये आपका हो जाएगा 79 डिवाइडेड बाई, अब आपको फाइंड करना होगा इसका एम्पेरिकल मास। तो इसका मेरे को एम्पेरिकल फार्मूला पता है, तो हम उसका एम्पेरिकल मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो तो इसका कितना आएगा, बोलो व्हाट इज द एम्पेरिकल मास। तो उसमें 5, तो एम्पेरिकल फार्मूला में 5 आइटम है कार्बन का, तो 5 इंटू 12 प्लस 5 आइटम है किसका, हाइड्रोजन का, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 है किसका आपका नाइट्रोजन का, तो प्लस 14। ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 5, 65 प्लस 14, ये आपका 79 ही आने वाला है। क्या आने वाला है आपका 79 ही आएगा। मतलब कि इसका एम्पेरिकल मास भी 79 ही है। मतलब कि इसका एन कितना आने वाला है, इसका एन आने वाला है 1। कितना आने वाला है, इसका एन आने वाला है 1। तो बताओ कि इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या आएगा। मोलिकुलर फार्मूला देखो, एम्पेरिकल फार्मूला और इनटू एन, और एन का वैल्यू आ गया 1। मतलब कि जो इसका होने वाला है एम्पेरिकल फार्मूला, वही होने वाला है इसका मोलिकुलर फार्मूला भी। तो बोलो कितना होगा, C5H5N इज द मोलिकुलर फार्मूला आल्सो। समझ में आया ना। अगर मान लीजिए कि इसका एन का वैल्यू अगर 2 आ जाता, मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा वैल्यू दिया रहे जहां पे अगर एन का वैल्यू 2 आता, तब इसका कितना होता, तब इसका होता C10 H10 एंड N2, तब ये होता उसका मोलिकुलर फार्मूला। लेकिन यहाँ पे वैल्यू एन का कितना था, 1 था, इसलिए आपका यही हो गया। बोलिए यही उसका हो गया मोलिकुलर फार्मूला। तो आप लोग इसको जल्दी से लिखो, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बहुत ही आसान सा फॉर प्रैक्टिस, तो आप लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देखो ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये आपका ICSE 2018 में आ चुका है। देखो ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। सबने सॉल्व किया, सबने सॉल्व किया। देखो इसका आंसर आएगा NH3, ठीक है ना। तो जिनका NH3 आया है वो आपका सही आया। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। एलिमेंट सबसे पहले हमने लिखा नाइट्रोजन, कितना उसका है परसेंटेज 82.35। इसका एटॉमिक मास कितना है 14। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन, इसका परसेंटेज है 17.64, इसका एटॉमिक मास है 1। ठीक है, अब मैं फाइंड करूंगा एटॉमिक रेशियो, तो कितना होगा बोलो 82.35 डिवाइडेड बाई 14, ये आपका हो जाएगा एटॉमिक रेशियो ऑफ नाइट्रोजन। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5.8। कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5.8। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप फाइंड करो एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपका हो जाएगा 17.64 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका 17.64 ही आएगा एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। अब आप फाइंड करो सिंपलेस्ट रेशियो, तो इन दोनों में छोटा कौन है 5.8, तो मैंने 5.8 से कर दिया डिवाइड। तो 5/5.8 तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1। यहाँ पे आपका आ जाएगा 17.64 बाई 5.8, तो ये लगभग आएगा 3। आपको लेना है नियरेस्ट इंटीजर। तो फॉर simplest ratio for nitrogen is 1 and for hydrogen is 3,
मतलब कि इसका कितना आने वाला है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बोलो, इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना आएगा बोलो। तो n में 1 है ना, तो n में 1 लिख दिया हमने, और h में 3, तो NH3। और ये क्या है, ये आपका अमोनिया है, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया था, ये दिया था अमोनिया के लिए। सबको आया समझ में ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इस पे आते हैं। बस अब आप लोग जाके एक बार अपने बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फिर आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। तो हमारा ये मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।